डिस्टेंस को देखते हैं फिर चले ले भाई तेरे कंटा झुका बोलता है बड़ा बड़ा है सर अपने ही कैंपस में लगाएंगे कॉलेज कैंपस में लगाएंगे पानी दे पानी की बाल्टी मोटर चले पानी दे साहब को तो आशीर्वाद दिया ही नहीं गया आप आ गए सर हमारे शुभकामना और आशीर्वाद हाँ दूर दूर रहिए प्रोफेसर साहब फोटो वीडियो दोनों हो रहा है पानी कहाँ बहुत बढ़िया नामो लिखा पड़ेगा दिल में लिखा जैसे नाम लिखे लगा अगर ये भीड़ में आ जाएंगे ना तो बहुत रौनक बढ़ जाएगी क्या मुँह झेप लियो ना झाँपने बने झेप लियो लगे ना सब के जितने गोटे छे कॉलेज के सब व्यक्ति घाटा पौधा लगे भैया का खड़ा है ना हल्का हेकरा भाई बाबू हमरा फोटो रुकिए इनके साथ लगे ज्यादा आदमी 4 आदमी फोटो वायरल कर दूंगा सबसे बढ़िया का सुंदर जान पहचान इधर आप ही आ जाइए ना कमेंट लिखिए दादा फोटो बने कार जी सम्मान करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से हम इस सम्मान का भी और प्रधानाचार्य के जन्मदिन को भी सम्मानित करेंगे। दोनों काम, ये जन्मदिन पर प्रधानाचार्य को शुभकामना और हमारे प्रधानाचार्य का महाविद्यालय में शुभागमन, इन दोनों काम के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने प्रधानाचार्य महोदय को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बुके देकर हमारे प्रधानाचार्य महोदय, हमारे कुलसचिव महोदय को, जो इसी विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के और BCA के वर्षों तक कोऑर्डिनेटर रहे हैं, उन्हें सम्मानित करते हुए डॉक्टर KP यादव, अब डॉक्टर KP यादव जी अपने जन्मदिन के मौके पर NSS पदाधिकारी डॉक्टर अभय कुमार को सम्मानित करेंगे। डॉक्टर अभय कुमार को
अब हमारे माननीय कुलपति महोदय सम्मानित करेंगे विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉक्टर BN विवेका साहब को। डॉक्टर BN विवेका को सम्मानित करते हुए माननीय प्रधानाचार्य महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रधानाचार्य महोदय को, जिन्होंने महाविद्यालय के सभी पदाधिकारियों को अपने जन्मदिन के मौके पर सम्मानित करने का काम किया है। अब मैं प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करूंगा कि वो आएंगे और 2 शब्द अपने जन्मदिन के मौके पर और महाविद्यालय में प्रथम बार अपने कुलपति के आने पर 2 शब्द कहेंगे। डॉक्टर KP माननीय प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय द्विवेदी जी, कुलपति ज्ञानंजय द्विवेदी जी, BN मंडल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, BN मंडल विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर कपिलदेव प्रसाद, प्रॉक्टर डॉक्टर BN विवेका, NSS अधिकारी डॉक्टर अभय बाबू, प्रसाल में सीनेट सिंडिकेट के माननीय सदस्य डॉक्टर जवाहर बाबू, प्रोफेसर डॉक्टर राजीव रंजन साहब, गजेंद्र बाबू, मंच के उद्घोषक इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस साइंस डॉक्टर उदय कृष्ण जी, PRO सुधांशु जी एवं आगत महाविद्यालय के सभी शिक्षक कर्मचारीगण, कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारीगण, मैं आज अपने जन्मोत्सव 63वां वर्ष पूरा करने पर हमने अपने जन्म दिवस को पर्यावरण को समर्पित किया है और इस पुनीत अवसर पर प्रकृति के सानिध्य में अपने आप को सदैव रखने वाले, प्रकृति के साथ हंसना, बोलना, खेलना, जिंदगी की नियति, मेरी स्मृति में आज भी वो बचपन आज भी हूबहू हमारे जीवन में सुरक्षित है कि उस छोटे से नन्हे नन्हे पाँव, नन्हे हाथ, गांव के सुदूर देहात में जन्म लेना और सदैव प्राकृतिक सुरम्यता वातावरण में अपने आप को निमग्न रखना और सदैव, जब से मैं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में लगभग 12 वर्षों का अनुभव मुझे प्राप्त है, इन 12 वर्षों में ये मेरा तीसरा महाविद्यालय है। पर्वतीय विज्ञान महाविद्यालय, MLT कॉलेज सहरसा और फिर ये TP कॉलेज मधेपुरा। संभवतया मैं इस बात की चर्चा करूं व ना करूं, लगभग प्राय मेरे जितने इत्र मित्र, सगे संबंधी, सहपाठी, अधिकारी, पदाधिकारी मुझे इस रूप में जरूर जानते हैं कि जिस किसी भी महाविद्यालय में मैंने अपना समय दिया है तो महाविद्यालय के स्वरूप को, वहाँ के नैसर्गिक वातावरण को, वहाँ की नैसर्गिकता, वहाँ की प्राकृतिक सुरम्यता, पौधा, हरे भरे पौधे लगाना मेरे जीवन में मूल रूप से वास करता है। चाहे वह MLT कॉलेज हो, पर्वतीय विज्ञान महाविद्यालय हो अथवा TP कॉलेज भी मेरा आने से पूर्व काफ़ी सुंदर सुधर और हरा भरा था,
लेकिन जो कुछ भी शेष मेरी नज़र में अवशेष बचा था, हमने उस अवशेष को शेष न रहने की कल्पना की है, संकल्पना की है। और आज निरंतर मुझे लगता है सर कि इस विगत 2 वर्षों में इस महाविद्यालय में 1000 से ज़्यादा पौधे मैंने लगा चुका है। जो महाविद्यालय के इर्द गिर्द जिधर जहाँ कहीं भी खाली जगह मिली, उस जगह पर एक पौधा या तो फलदार होगा, छायादार होगा, अथवा इमारती लकड़ी होगी। आज हमारे माननीय कुलपति का प्रथम आगमन, मैंने जिस दिन हम आमंत्रण देने गए थे, निमंत्रण देने गए थे, मैंने श्रीमान से पूछा था कि सर आप टीपी कॉलेज कब गए थे। श्रीमान के द्वारा मुझे जानकारी मिली 2018 के अप्रैल संभवतः सर आए थे, और मैं जुलाई 2018 में यहाँ मेरा योगदान हुआ था। यानी मेरे पीरियड में श्रीमान का आगमन मेरे यहाँ नहीं हुआ, अर्थात मेरे पीरियड में, मेरी अवधि में, काला अवधि में श्रीमान का आगमन प्रथम बार है। इतना तो मैं तय मानता हूँ कि अप्रैल 2018 और जून 2020 इस 2 वर्ष के बाद 24-25 महीने के पीरियड में कुछ न कुछ परिवर्तन तो श्रीमान को नजर आता होगा, और वही परिवर्तन हमारी उपलब्धि है, वही परिवर्तन हमारी खूबी कहिए या जो कुछ भी कहा जाए वही है। मैं इस परिसर में सर का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, हृदय से और सर से अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे पूर्व माननीय कुलपति डॉक्टर अवध किशोर राय साहब का 3 वर्ष का स्वर्णिम काल, जो उदात्त काल के रूप में हम लोग जानते हैं, उन्नत काल के रूप में जानते हैं, विगत 1992 से 2020 तक वो 3 वर्ष का उनका समय, यदि मैं कंजूसी ना करूं तो निसंकोच भाव से मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर अवध किशोर राय का काल स्वर्णिम काल रहा, गोल्डन पीरियड रहा। वो सदैव याद करने लायक भिन्न भिन्न अंग उपांग आयामों को दृष्टिकोण में रख करके। लेकिन हमारे वर्तमान कुलपति निश्चित रूप से हमारे पूर्व के माननीय कुलपति के अधूरे या छूटे हुए कार्यों को तन्मयता से, लगन से, हम लोगों से भी सहयोग लेकर हम लोग हरदम सदैव सर के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले कर्मचारी हैं। जब कभी भी सर आह्वान करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग मनसा वाचा कर्मणा श्रीमान के साथ निभाएंगे, और आशा करेंगे कि निश्चित तौर पर वर्तमान कुलपति की कार्यकाल में विश्वविद्यालय अपनी उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करेगा। मैं पुनः अपने माननीय कुलपति के प्रथम आगमन पर मैं उन्हें श्रद्धा से नमन करता हूँ, उन्हें सम्मानपूर्वक सम्मान देता हूँ, और निश्चित तौर पर उनसे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के चतुर्दिक विकास की कामना के साथ मैं उन्हें पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। इसे एक महत्वपूर्ण नाम मेरा छूट गया था, जो है तो मेरे बच्चे, निश्चित रूप से मेरे बच्चे हैं, लेकिन वो माननीय सीनेट के सदस्य हैं और मैं उन्हें बहुत प्यार देता हूँ। छात्र संगठन के भी नेता हैं रंजन जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे कुलपति महोदय अपनी बात आशीर्वाद देंगे हमारे में प्रधानाचार्य महोदय को, और फिर ये सभा ये कार्यक्रम समाप्त किया जाए।
नहीं फिर कभी सुधांशु जी, टाइम थोड़ा सा कम है। तो सर की अनुमति से हो सकता है बाद में? नहीं, हमारे मंच पर आसीन हमारे कुल सचिव, हमारे विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, हमारे 20 हमारे प्रधानाचार्य महोदय व सभागार में उपस्थित सिंडिकेट महोदय डॉक्टर जवाहर पासवान जी, रंजन यादव जी, सुधांशु जी, या आप सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज के इस पुनीत अवसर पर यानी प्रधानाचार्य के जन्म दिवस पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ और आप लोगों की तरफ से भी आप हज़ारों साल जिए और एक वर्ष की उम्र कितनी हो, 50,000 हो, इस आशा और विश्वास के साथ हम लोग अपनी शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं। ये बड़े हर्ष की बात है कि पर्यावरण की समस्याओं से निपटने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा और एक अच्छा सा उपाय अपनाया गया है कि हम लोग अपने जन्म दिवस के अवसर पर या फिर किसी भी शुभ कार्यों के अवसर पर या किसी की स्मृति में हम लोग एक पौधे का रोपण करें। वो जन्म दिवस भी हो सकता है, शादी का दिवस भी हो सकता है, या माता पिता या अपने पूर्वजों की स्मृति में भी हो सकता है। एक वृक्ष लगाएं। आज की जो हमारे देश में क्या पूरे विश्व की जो पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हुई है उसको दूर करने का एक सही उपाय ये भी है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ वृक्ष हम लोग लगाएं नहीं, बल्कि जैसे हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में ये उपयोग में ले आते हैं, मिलने पर नमस्कार या जय श्री राम या जय हिंद, जो कुछ भी व्यवहार में ले आते हैं, हम लोग अपना जो ये अर्पण है, जो हम लोग अपने संस्कार को जो हम एक दूसरे को समर्पित कर रहे हैं, ये वृक्षों के साथ जोड़ दें। मिलने पर वनस्पतियः नमः बोले, वृक्षेभ्यो नमः बोले, तो इससे ये होगा कि थोड़ी सी एक जागरूकता लोगों में आएगी वृक्षों के प्रति सम्मान प्रकट करने की। हमारी पहचान यही रही है। हमारे ख्याल से आप सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं और अपने व्यवहार में भी ले आते होंगे कि हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की, तुलसी के पेड़ की, और नदी, पेड़, पौधे, झील, झरने, कण कण की हम लोग पूजा कर रहे हैं। ये हमारी पहचान है, ध्यान रखिएगा। और जिस संकट को पूरा विश्व आज पर्यावरण के संकट के रूप में स्वीकार कर रहा है, ये संकट जो है ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे दार्शनिकों या मनीषी चिंतकों ने बहुत पहले ही ये हमारी संस्कृति की पहचान के रूप में इसे स्वीकार किया है। अगर हम एक शब्द में कहें तो विश्व जिसे पर्यावरण का संकट कह रहा है, हमारे शब्दों में वो हमारी पहचान का संकट है। हम अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस संस्कृति को, जिस पहचान को आज पूरा विश्व अपनाना चाह रहा है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, यही तो हमारी पहचान है। हम लोग, मुझे अभी भी याद है कि हम सुपौल तक जाने में कम से कम 5-7 जगह जो कि पेड़ है, हाँ, झुक करके प्रणाम कर लेते हैं कि जी जी प्रणाम। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। आज विश्व जिसे अनुकरण करने पर तुला हुआ है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर हम अपनी पहचान को बना लें, हमारी पहचान हमारे पर्यावरण से थी। हमारी पहचान सिर्फ मनुष्य के रूप में नहीं थी, पशु, पौधे, पेड़, जंतु और सभी को हमारी संस्कृति सबको एक रूप में लेकर के चली है। ये हमारे ख्याल से हम सभी लोग इससे सर्वविदित हैं। हमारी सांस्कृतिक, जिस पर्यावरण की चर्चा मैं कर रहा हूँ, हमारा एक सांस्कृतिक पर्यावरण भी है। वो सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है कि हम सभी जितने भी धर्मावलंबी हैं, हम सभी लोग मिल करके प्रेम पूर्वक सारे जो उत्सव हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ये हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण है। इस सांस्कृतिक पर्यावरण में कोई
किसी का कोई इस भाव से नहीं उसे सेलिब्रेट करता है कि हम एक दूसरे से अलग हैं, अभी तो इस रूप में कर रहा है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हमारा नैतिक पर्यावरण क्या है? सामने कोई बड़ा दिखलाई पड़ गया तो निश्चित रूप से हमारा हाथ उड़ जाता है नमस्कार के लिए, प्रणाम के लिए, चरण छूकर हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। भाइयों को, छोटे लोगों को हम लोग झुक करके आशीर्वाद दे रहे हैं। आज हमारे प्रधानाचार्य महोदय का जन्म दिवस है। निश्चित रूप से अपने से जो बड़े हैं, निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद लेने के लिए पूरी तरह से झुकेंगे। ये हमारा नैतिक पर्यावरण है। तो मैं ये कहना चाहा कि ये जो भारत भूमि है, ये हमारे विभिन्न सांस्कृतिक, नैतिक परिवेश का, पर्यावरण का सम्मिलित रूप है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, ये धरती मेरी माँ है। हम सभी क्या हैं? इसके पुत्र के समान हैं और हमारा दायित्व होता है कि हम अपनी माँ की सुरक्षा करें, संरक्षा करें। हमने कितना विध्वंस प्रकृति का किया है आप लोग जानते होंगे, अपने लोभ के लिए, अपने भोग के लिए। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी संस्कृति कभी भी भोग की नहीं रही है, हमारी संस्कृति त्याग की रही है। हमने त्याग किया है, हमारी संस्कृति में त्याग है। एक छोटा सा अबोध बालक जन्म लेता है, एक कहिए तो मांस का एक प्रकार से लोथड़ा ही रहता है, पिंड ही रहता है। लेकिन हमारा त्याग क्या है कि हम उसे एक स्वच्छ, सुंदर, सुशील, व्यक्तित्वान, चरित्रवान नागरिक बनाते हैं। तो हमारी संस्कृति कभी भोग की नहीं रही है, लेकिन जो हमारा पर्यावरण दूषित हुआ है, जिस पर्यावरण की चर्चा मैं कर रहा हूँ, वो हमारे भोग का ही दुष्परिणाम है। आज पूरा विश्व त्रस्त है कोरोना वायरस से, आप देख रहे हैं। क्या अगर आप सही माने में देखें कि यदि आप अपनी संस्कृति के अनुरूप अपनी जीवन शैली अपना लें तो निश्चित रूप से इस वायरस से आप पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। और यदि नहीं अपनाते हैं तो प्रकृति का प्रकोप तो देख ही रहे हैं। कहा जाता है कि पलक गिराने में जितना समय लगता है, प्रकृति उतने में अपने को कंट्रोल कर लेती है। करते चलो अत्याचार। मैंने बॉम्बे में देखा आदमी 89-90 के आसपास कि समुद्र में लोग पिलर गाड़ करके मकान बना लिए हैं, फ्लाइट से वहाँ लैंड करते हैं। वहाँ ठीक है, पहाड़ काट डालो, जंगलों को काट डालो, समुद्र में निवास कर लो। लेकिन जब प्रकृति ये समझेगी कि ये मानव जो कि हमें ही विध्वंस कर रहा है, बस ऐसे है, ऐसे किया, छुट्टी हो गई, सारा बॉम्बे चला गया, कहाँ? समुद्र। तो निश्चित रूप से हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, मैं तो सिर्फ यही, पर्यावरण की सुरक्षा तो ठीक ही है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम अपने को पहचानें। हमारे ख्याल से ये पहचान का ही संकट है। हम अपने को पहचान लें, अपनी संस्कृति को पहचान लें। आज जिसे लोग अपनाने के लिए आतुर है, हमने उसे छोड़ दिया। आप सब लोग जानते हो कि हमने उसे छोड़ दिया। अब आज पूरा विश्व उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जैन दर्शन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जैन दर्शन कहता है कि ये जो आत्मा है, चेतना है, ये सब में, स्थावर और त्रस्त सभी जीवों में पाया जाता है। पेड़ पौधों में भी वो चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए वृक्ष के नीचे आप लोग शौच न करें, पेशाब न करें, या उसे किसी प्रकार का मतलब शुद्ध वायु यदि लेनी है तो निश्चित रूप से हमें उसको बचा के रखना है। उसमें भी जीव है, चर अचर सभी प्रकार के जीवों में आत्मा को, आत्मा के अस्तित्व को मान करके जैन दर्शन जिस पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है, निश्चित रूप से आज के पहले, हाँ हमें तो 5 पॉइंट याद है सुधांशु जी, हमको तो 2 ही 3 पॉइंट याद पड़ रहा है।
नहीं तो मैं बताता आप लोगों को, ऐसे भी आप लोग कहीं देख सकते हैं, ये मास्क जो लगा के हम लोग बैठे हैं, यस वो पहले से ही आप लोग, हाँ यस जैन अगर कोई परिचित होगा तो आप लोग देखे होंगे, यस पूरा ऐसे यस कवर्ड बैठा रहता है। उसका उद्देश्य क्या है? वो कहता है जैसे ये कमरे को इतने दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं इस कमरे को, कहा उसी तरह से ये जो मेरे शरीर है इसमें और जीव प्रविष्ट कर सकते हैं जिसको वो अशुभ मानता है, इसलिए उसको बंद करके रखता है। जी वही कह रहे हैं, जैन दर्शन में ही एकांतवास की बात की गई है। हमारे घर परिवार में देखिएगा, हम अपने यहाँ देखते हैं, मेरी ग्रैंड दादी वगैरह जो थी महीनों एकांतवास करती थी। कहाँ? इलाहाबाद में जाके संगम के तट पर। हम लोग घर से क्या कहते हैं, चावल दाल गैस जो भी होता था कि महीने भर का रख आते थे। एकांतवास लोग करता था। एकांतवास क्या है? आज जो स्टे होम की बात होती है, लॉकडाउन में घर में बैठे रहो, वो क्या है? एकांतवास ही तो है। हालांकि हमारे लॉकडाउन का, स्टे होम का कुछ दुष्परिणाम जो भी हमारे सामने है देख ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति को उसका कितना लाभ हुआ है ये भी आप समझ सकते हैं। यहाँ के बारे में तो मैंने नहीं अनुभव किया है कि हिमालय दिखाई देता है कि नहीं, लेकिन जहाँ से दिख पड़ता है, हमारे विंध्याचल के लोगों ने फ़ोन किया, मिर्ज़ापुर के लोगों ने कहा ये ज्ञानंजय अब तो यहाँ से यानी मिर्ज़ापुर के इस छोर से बोलते हैं हम लोग देख ले रहे हैं विंध्याटवी पर्वत। क्यों भी? मात्र यही 2-3 महीने के लॉकडाउन में पर्यावरण कितना आपका सुरक्षित हो गया है, संरक्षित हो गया है। तो मैं निश्चित रूप से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने को पहचाने। सबसे विश्व इस संकट को कोरोना वायरस के रूप में ले या पर्यावरण की समस्या के रूप में ले, मैं तो ये कहूँगा कि हमारी पहचान का संकट है। ध्यान देना चाहिए हमको। आपको एक जो चालाक माली होता है, वो जो गार्डनिंग करने जाता है तो क्या करता है कि पुराने जो फूल पत्ती रहती है, पौधे रहते हैं, उसको पुराने के नाम पे उखाड़ के फेंक देता है, नए का आरोपण कर देता है उसमें। आज की संस्कृति भी हमारे समाज की वैसी क्या बोलते हैं, पल्लवित हो रही है, आगे बढ़ रही है। हम लोग अपने को उस माली की तरह, जैसे पुराना पौधा हो गया तो उखाड़ के फेंक के नया लगा दिया, हम लोग अपने को छोड़ते जा रहे हैं और नया को लगाते जा रहे हैं। दार्शनिक हुसलर का नाम आप लोग सुने होंगे। वो कहता है फर्स्ट इपाकी देन रिडक्शन, पहले अपने को खाली करो। पाश्चात्य दार्शनिक का ध्यान, अपने को खाली करने का मतलब यह है कि आपके जो मन में बातें हैं उसको निकाल करके फेंक दीजिए, तब उसमें कोई चीज़ आप संरक्षित कीजिए, उसमें रखिए तो आप रख सकते हैं। तो आज पर्यावरण के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हम अपने को पहचाने, हमारा पर्यावरण निश्चित रूप से क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। ये हमारी पहचान का संकट है, और यदि हम नहीं पहचान पाएंगे तो कोरोना वायरस का कोई न कोई वायरस आता रहेगा। मैं महसूस करता हूँ कि हमसे ज़्यादा आप लोग इस बारे में अनुभव किए होंगे। आज के पीरियड में जो ये 3 महीने बीता है वायरस का, पूरा विश्व किस तरह से अनुकरण करना चाह रहा है, किसकी? हमारी पहचान का। तो हम वृक्ष को लगाएं। वृक्षेभ्यो नमः, वनस्पतये नमः, औषधीनां नमः के साथ हम लोग अपने जीवन की शुरुआत भी करें। एक नैतिक साहचर्य बनाए, ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन तो आप लोग जानते ही होंगे। एक नैतिक साहचर्य क्या हुआ कि ये जो पौधा है, जैसे कोई आज हमारे माननीय प्रधानाचार्य साहब लगाए हुए हैं, उसको महसूस करने की कि मेरा लड़का है, ये मेरे पिताजी हैं, या किसी भी पूर्वज का नाम देके उसको आप लोग, तो एक आत्मीय प्रेम हो जाता है उससे, फिर उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे घर के बाहर एक बहुत विशाल नीम का पेड़ हुआ करता था, बहुत विशाल नीम का पेड़ था पहले समय में, और मेरी ग्रैंड दादी उसको काटने नहीं दी थी। लाख नुकसान होता था, वो बोलती थी अरे तुम्हारे दादा की तो वही एक निशानी है, काहे को काटिएगा, जब तक हम जिंदा हैं उसको
रहने दीजिए, मेरे मरने के बाद आप लोग काटिएगा। नहीं काटने दी अपने लाइफ में वो। एक उसका क्या कहते हैं, नैतिक साहचर्य था उस वृक्ष के साथ कि हमारे हस्बैंड ने या तुम्हारे दादा ने इसको लगाया है। ये नैतिक साहचर्य जिस दिन हम लोग महसूस कर लेंगे, निश्चित रूप से हम पर्यावरण को सुरक्षित कर लेंगे। और अगर ये नैतिक साहचर्य, आजकल तो नीति शास्त्र में ये पर्यावरणीय इथिक्स भी हम लोगों को कोर्सेज में पढ़ाने के लिए आ गया है। ये साहचर्य हम लोग बनाएं तभी वो सुरक्षित रहेगा। हम अपने बच्चे के बर्थडे पे लगा दें, ठीक है, लेकिन उसको अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करें, कोई क्षति उसकी नहीं हो। और यदि ऐसा नहीं होगा तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम स्वयं को नष्ट कर डालेंगे। लोग कहते हैं ना कि ये सूर्य कभी इतना तापमान देगा कि धरती पिघल जाएगी, ऐसा जल आ जाएगा कि सब लोग जलमग्न हो जाएंगे। लेकिन हमें आपको ध्यान रखना होगा कि हम लोग मानव हैं, हम लोग स्वयं अपने क्या बोलते हैं, अपने कष्ट से, जिसे हम आत्मा का कष्ट कहते हैं, उससे हम लोग अपने को मृतक ही महसूस करेंगे। पर्यावरण नहीं रहेगा तो आप रह के करेंगे क्या? अब रह भी नहीं सकते और रह के करेंगे भी क्या? यही तो है जिसके जो कि आपके चारों ओर आपको सुरक्षित करता है। नदियाँ आपको जल देती हैं, वृक्ष आपको फल देता है, आप उसे क्या दे रहे हो भाई? तो आप उसे क्या दे रहे हैं? छोटा सा उत्तर दे सकते हैं कि हम लोग कम से कम उसके प्रति अनुग्रहित तो रह सकते हैं, उसको सुरक्षित तो रख सकते हैं, उसके प्रति अपना आभार तो प्रकट कर सकते हैं। और जब हम इस प्रकृति के प्रति अपना आभार प्रकट करने लगेंगे, अपने को ये महसूस करेंगे कि ये हमारा क्या कर रही है, प्रकृति हमारी रक्षा कर रही है, हमको पाल पोष करके बड़ा कर रही है, अंत में प्रकृति में ही क्या होंगे, अपने को विलीन कर देंगे। उस दिन हम प्रकृति को सही मायने में, सही रूप में बचाने के लिए अग्रसर हो सकेंगे। तो आज के इस शुभ अवसर पर, यानी अपने प्रधानाचार्य महोदय के जन्म दिवस पर बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कह करके मैं दो शब्द ये भी कहना चाहूँगा कि मैं आपके बीच से ही कुलपति के चेयर पर हूँ, और आप लोग मुझे अपने से अलग नहीं समझिएगा। हर एक कदम पर हमें आपके स्नेह सहयोग की पूरी अपेक्षा है। और यदि जो भी मुझे अवसर मिला है, जितने दिन का भी अवसर मिला है, आप लोगों का स्नेह सहयोग रहेगी तो निश्चित रूप से आप लोगों के मार्गदर्शन के अनुकूल ही किया जाएगा। मैं ऐसा कहीं बाहर से नहीं आया हूँ कि हम आपको नहीं जानते हो या आप हमें नहीं जानते हो। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम आप लोगों के बीच से हूँ। प्रधानाचार्य महोदय के जो कार्यकला निश्चित रूप से अनुकरणीय है अन्य प्रधानाचार्यों के लिए भी। आप जहाँ जहाँ गए हैं, हालांकि मैं तो कोई इनके कार्यों का कभी ऑब्जर्व नहीं किया हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सुना हूँ सो बता रहा हूँ कि अच्छा किए हैं। आज आपका बाहर का फील्ड ग्राउंड देख करके निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगा, सुहावना लगा, एक शब्दों में कहें तो, यानी बहुत ही सुहावना था आपका बाहर का वातावरण। और मैं आशा रखता हूँ कि हमारे प्रधानाचार्य मुझे और भी क्या करेंगे, सुहावनापूर्ण से बनाएंगे। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जो भी है, विभिन्न छात्र संगठनों से, रंजन जी से भी यही कहेंगे कि छात्र हित के लिए भी हैं और छात्र हित के लिए हम भी उधर से थोड़ा सा हम इधर आ गए हैं। कभी कोई अंतर नहीं महसूस करेंगे आप लोग की ऐसे हैं वैसे हैं। अरे मैं आप लोगों के बीच का ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कहीं बाहर से आया हूँ। तो निश्चित रूप से यदि आप लोगों का स्नेह सहयोग रहा तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप ही कुछ कर सकूँगा, उसके लिए मुझे खुशी होगी। मेरा अवसर जितने दिनों के लिए भी है, जितने क्षणों के लिए है, मैं चाहूँगा कि उतने ही दिनों में या उतने ही क्षणों में हम लोग कुछ ऐसा करें, जैसा कि प्रधानाचार्य महोदय ने कहा कि हमारे पूर्व के जो माननीय कुलपति महोदय थे, जिस गति से सुचारू ढंग से विश्वविद्यालय के समुन्नत विकास को लेकर के विश्वविद्यालय को चल रहे थे,
मैं भी आप लोगों को निश्चित रूप से इस चीज़ के लिए विश्वास दिलाता हूँ, उसी सर्वांगीण विकास को लेकर के, समुन्नत विकास के लिए को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा, आज हमारे स्टूडेंट यहाँ नहीं हैं। हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है ये रोज़गार दूर करना तो है ही है, लेकिन हमारे बच्चों में आज उनका थोड़ा चारित्रिक विकास हो। हमारे बच्चे शिक्षा को तो समझें ही, शिक्षा के मूल्य को समझें, और यदि वे अपने शैक्षिक मूल्यों को समझते हैं तो उससे एक फायदा ये होगा, शिक्षित तो हो ही रहे हैं, मूल्यवान भी बनेंगे। आप लोग जानते होंगे एक दक्षता, दक्ष शब्द है दक्षता, एक सक्षमता। आज हमारे बच्चों में दक्षता तो आ जाती है कंप्यूटर के माध्यम से, दिस वे दैट, लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाते। जरा सी जीवन में कोई समस्या आ गई, आप लोग देखते होंगे अपने घर परिवार में, मैं भी देखता हूँ, बच्चे जैसे लगता है कि ये एकदम कुछ पढ़े लिखे है, ये नहीं है। अगर पहले के लोगों में देखिए तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन व्यवहारिक समस्याओं के लिए एकदम चट्टान की तरह। आजकल छोटी छोटी कोई बात होती है तो हमारे बच्चे घबरा जाते, अरे कैसे होगा, बाप रे, बच्चे को बुखार क्या हो गया, जैसे लगता था कि क्या हो गया इसको। क्यों? वो दक्ष तो है, सक्षम नहीं है। सक्षम तब होंगे आप, मैं खासतौर से छात्रों के लिए कहूँगा, जब उनमें नैतिक मूल्यों का विकास होगा। दक्ष होने के साथ साथ सक्षम भी होंगे आप। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग इतना पढ़ करके जिस सुचारू ढंग से जीवन को नहीं जी पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हमारे पूर्वजों को देखिए, कुछ नहीं करते थे। सामूहिक परिवार में 4-4, 5-5, अपने को कौन कहे, बाहर के भी जो बाल बच्चे रहते थे, फुफेरे मौसेरी में मेरे, सबको पढ़ा लिखा करके कर दिए। हम लोग को इतनी अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आप लोग, फिर भी कोई एक ठो निमंत्रण भी पड़ गया तो पैसे नहीं है। अरे क्या करे जी, निमंत्रण है फलाने जगह, पैसा ही नहीं है, सैलरी ही नहीं मिली है। अपने जरा पूर्वजों को देखिए, कुछ नहीं करते थे, सारे रिश्तों का निर्वाह किया। अपने बच्चों को कौन कहे, मैं मेरे फुफेरे मौसेरे सबको पढ़ा लिखा करके अच्छा बना दिया। ये क्या है? उनकी दक्षता और सक्षमता थी। हम लोगों को 1 महीने वेतन नहीं मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि कुछ जरूरी चीज़ पड़ गई तो आपसे, अरे क्या करें, देखिए फला जगह न्योता पड़ गया और पैसा है ये नहीं, वेतन नहीं मिला, लीजिए। वो कुछ नहीं करते थे, फिर भी पूरी जीवन उन्होंने जितने, क्या बोलते हैं, ठेठ भाषा में कहें, जितने ताव के साथ वो अपने जीवन जिए, हम लोग नहीं जी पाते हैं। तो आजकल के छात्रों को थोड़ा सा अपने, क्या बोलते हैं, चारित्रिक विकास पर भी, नैतिक मूल्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षित तो हम हो जाते हैं, या विद्या सा विमुक्ते का स्लोगन आप लोग सुनेंगे। विद्या वह जो कि आपको मुक्ति दिलाए। मुक्ति किससे? इस जीवन जगत से मुक्त कर दे विद्या आपको? नहीं, जो समस्या आपको है उससे मुक्ति दिलाए। आप भूखे हैं तो आपको रोटी की समस्या है तो आपको रोटी दे, आपको रोजगार की समस्या है तो आपको रोजगार दे। विद्या वह जो आपको मुक्ति दिलाए। अब आजकल हम लोग समझते हैं या विद्या सा नियुक्ते, जो आपको नियुक्ति करा दे, नियुक्ति करा दे। तो वो विद्या जो कि मैं बात किया कि विमुक्त की, वो हमको मृत्यु मार अमृत अगम है, मृत्यु से आपको अमरता की ओर ले जा रही है। अस्तो माँ सदगमय है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रही है। तो निश्चित रूप से यदि हम अपने दक्ष होने के साथ साथ फर्स्ट क्लास, फर्स्ट तो हम है ये हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि अब रिजल्ट आया तो हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो गए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और भी सक्षम हो जाए, अपने मूल्यों को विकसित कर लें, और कल को ऐसे 2 बटन है, 4 बटन खोल करके भी हम तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो गए हैं, लीजिए। तो निश्चित रूप से हमें
अपने नैतिक मूल्यों को पर भी थोड़ा सा, चारित्रिक मूल्यों पर भी यदि हम ध्यान दें, हमारे छात्र ध्यान दें, तो निश्चित रूप से हम अपने को सुदृढ़ करने के साथ पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को भी हम सुदृढ़ कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कह करके एक बार फिर हम अपने प्रधानाचार्य महोदय को कहेंगे कि भाई आप क्या कहते हैं, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। और एक कुलपति के चेहरे से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ, और जो भी मुझे अवसर है, जितने दिन का भी अवसर है, मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ मिलजुल करके जो भी हम लोग विश्वविद्यालय महाविद्यालय के समुन्नत विकास के लिए कर सकेंगे, वो निश्चित रूप से किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से प्रधानाचार्य महोदय के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और आप लोगों के प्रति भी आभार प्रकट कर रहा हूं कि आप लोगों के बीच से मैं हूं, इस चीज़ को आप लोग भूलेंगे नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। मौजूद हैं हमारे सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर जवाहर पासवान जी, उनसे आग्रह है कि वो आएंगे और कुलपति महोदय के लिए 2 शब्द और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन भी करेंगे। डॉक्टर जवाहर पासवान। फर्स्ट एंड लास्ट पहला। चलिए, ये हमारा सौभाग्य है सर, अपने ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय में उपस्थित, जैसा अभी विश्वविद्यालय कुलपति महोदय के द्वारा कहा गया कि हम आपके बीच से ही आए हैं, निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम में एहसास हो रहा है कि आप हमारे ही हैं, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत कार्यक्रम को देखा, समझा, बोलने का भी मौका मिला। उसमें सिर्फ यही कहा जाता था कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी है। आज हम उस कड़ी को पटाक्षेप करते हुए इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि आज हमारे बीच के, हमारे परिवार के, हमारे घर के कुलपति महोदय हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी, और जो वक्त बीत गया वह चाहे कितना ही बेहतर क्यों नहीं हो, हम आने वाले समय की हमेशा प्रतीक्षा करेंगे। हम आने वाले समय में हमेशा अपने उम्मीद और आशा को लेके जिएंगे, और निश्चित रूप से हमें ये एहसास हो रहा है कि हमारे बीच के जो माननीय कुलपति महोदय पदस्थापित हुए हैं, निश्चित रूप से हमें सुनेंगे। आज सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, जिसकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रही है, उनका जन्मदिन भी है। सबसे पहले मैं अपने विद्वान प्रधानाचार्य, जो हमारे महाविद्यालय के अभिभावक हैं, उसे जन्मदिन की बधाई देते हुए हम पुष्प अर्पित करना चाहेंगे कि माननीय हमारे तरफ से ये स्वीकार किया जाए। और चूँकि समय का अभाव था, इसीलिए हमारे बीच बहुत सारे वक्ता थे। हमारे तमाम महाविद्यालय के शिक्षक हैं, शिक्षेतर कर्मी हैं, छात्र हैं, महाविद्यालय की शिक्षिका हैं। हम उन्हें भी विशेष रूप से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज आप इस कार्यक्रम में शिरकत हुए। वैसे बोलने का तो वक्त नहीं था, लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि हमारे महाविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा ये सम्मान समारोह का भी रूप था, और जिस रूप में हमारे महाविद्यालय के शिक्षक आए थे कि आज हम लोग पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे, तो ये बाकी रह गया। सर, इसको हम लोग सम्मान समारोह नहीं मानेंगे, आज ये अधूरा रह गया। तो हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को हम लोग फिर से करके, चूँकि हमारे बीच के कुलपति हैं, तो हम लोग इसको विशेष रूप से सम्मानित करेंगे। और इसके लिए पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं अपने कुलपति महोदय को,
आज इस कार्यक्रम में जितने भी व्यक्ति उपस्थित हुए हैं उसे मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी बातों को विराम करते हुए माननीय उदय बाबू को मंच दे रहा हूं और आप आवें इस कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाएं। अध्यक्ष जी समय के अभाव के कारण और कार्य की अति व्यस्तता के कारण अब इस जन्मदिन समारोह की समाप्ति की जाती है और अपने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।